military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 37 घंटे 7 B-2 स्टेल्थ बम वर्षक और एक ऐसा मिशन जिसने ईरान के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट को मिट्टी में मिला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की, जिसे अमेरिका ने इतने चुपके से अंजाम दिया कि ईरान को भनक तक नहीं लगी कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला होने वाला है। लेकिन इस ऑपरेशन की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, ईरान की नौसेना अब अरब खाड़ी में क्यों अलर्ट पर है और क्या ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत है, आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसी मुद्दे के बारे में आपको बताएंगे। आइए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं कि आखिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था क्या। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के मिसूरी से, जहां व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर 7 B-2 स्टेल्थ बम वर्षक तैयार खड़े थे। ये कोई आम विमान नहीं थे, ये थे अमेरिका की वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जिसे कोई रडार पकड़ नहीं सकता। इन 7 विमानों ने शुक्रवार की आधी रात को उड़ान भरी और मिशन था ईरान की 3 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नातांज और इस्फहान को तबाह करना। लेकिन इस मिशन को गुप्त रखने के लिए, सीक्रेट रखने के लिए अमेरिका ने एक गजब की चाल चली। कुछ B-2 विमान प्रशांत महासागर की तरफ उड़ गए ताकि दुश्मन को भ्रम हो कि हमला कहीं और होने वाला है। इसे कहते हैं डिकॉय टेक्निक, जिससे 18 घंटे की उड़ान बिना किसी रेडियो संपर्क के हुई। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। पायलट्स को हवा में ही कई बार ईंधन भरना पड़ा, रिफ्यूल करना पड़ा। हर सेकंड की प्लानिंग इतनी सटीक थी कि ज़रा सी चूक मिशन को फेल कर सकती थी। लेकिन ये मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं था, ये था पायलट की हिम्मत और दिमाग का कमाल। अब बात करते हैं उस विमान की जिसने इस मिशन को मुमकिन बनाया। B-2 स्पिरिट बम वर्षक ये कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये रडार की नज़रों से बच जाता है। 172 फीट चौड़े पंख है इसके और $2 बिलियन की इसकी कीमत है और 2 पायलट्स जो इसे उड़ाते हैं। लेकिन इसकी असली ताकत है इसका हथियार। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, यानी ये बंकर बस्टर बम है। ये 15 टन वजनी बम जितना ताकतवर है कि ये ज़मीन के 60 फीट नीचे तक घुसकर तबाही मचा सकता है। और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 7 B-2 विमानों ने मिलकर 14 ऐसे बम फोर्डो और नातांज साइट पर गिराए हैं। साथ ही एक अमेरिकी पनडुब्बी ने इस्फहान साइट पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी हैं। लेकिन इस मिशन की सबसे हैरान करने वाली बात थी पायलट्स की जिंदगी। 37 घंटे तक एक बंद कॉकपिट में बिना ज़मीन छुए, बिना खुली हवा के ये पायलट्स इस विमान को चला रहे थे। B-2 में माइक्रोवेव, मिनी फ्रिज, स्नैक्स और यहाँ तक कि टॉयलेट भी था। एक पायलट उड़ाता है, दूसरा आराम करता है, लेकिन नींद भी कितनी ही आती है जब सामने दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर साइट हो। अब आते हैं उस साइट पर जिसे निशाना बनाना दुनिया की किसी भी सेना के लिए लगभग असंभव सा था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड साइट थी। फोर्डो न्यूक्लियर साइट, ये साइट तेहरान के दक्षिण में एक पहाड़ के नीचे बनी है और ये 80 से 90 मीटर की गहराई में है। इसे इतना सुरक्षित बनाया गया था कि सामान्य बम इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन अमेरिका के पास था GBU-57, वो बम जो सिर्फ अमेरिका के पास है। 6 B-2 बम वर्षकों ने फोर्डो पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में कम से कम 6 बड़े क्रेटर दिखे हैं जो बताते हैं कि इस साइट को भारी नुकसान हुआ है। नातांज में भी 2 बम गिराए गए जहां 5.5 मीटर और 3.2 मीटर के क्रेटर बने हैं। इस्फहान में टॉमहॉक मिसाइलों ने यूरेनियम स्टोरेज टनल्स को निशाना बनाया। जनरल डेन कैन ने कहा कि तीनों साइट्स को बहुत भारी नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान ने यह दावा किया कि नुकसान सतही है और कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान हमेशा अपने नुकसान को कम करके दिखाता है। सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या ईरान इस हमले का जवाब देगा और कैसे देगा। ईरानी नौसेना ने अरब खाड़ी में अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। युद्धपोत, मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन और उनकी खास रेड बीच यूनिट अपनी
अलर्ट पर है, पूरी तरह से अपनी पोजीशन पर है और सूत्रों का कहना है कि ईरान ने किसी भी युद्ध के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बस इंतजार है सुप्रीम लीडर खामनेई के एक आदेश का, एक कमांड का। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका ने एक बड़ी रेड लाइन पार की है, हम हर विकल्प खुले रखते हैं। कुछ ईरानी नेताओं ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने की धमकी दी है, जो दुनिया के तेल व्यापार का एक सबसे बड़ा रास्ता है। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ईरान ने पहले ही इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं, जिसमें तेल अवीव में नुकसान और चोटें पहुंची हैं। यमन में ईरान के सहयोगी हूती भी जवाबी हमले की बात कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो बड़ा जवाब दे और युद्ध को बढ़ाए, या फिर रणनीतिक चुप्पी साधे। इस हमले ने न सिर्फ ईरान को हिलाया बल्कि पूरी दुनिया को सत्ते में डाल दिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे एक खतरनाक एस्केलेशन बताया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने इजराइल का समर्थन किया, लेकिन सऊदी अरब और ओमान ने चिंता जताई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की और शांति की अपील भी की। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि हमने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, लेकिन क्या यह मिशन वाकई इतना सफल रहा? विशेषज्ञों का कहना है कि नुकसान का पूरा आकलन अभी बाकी है। अगर ईरान जवाब देता है तो ये युद्ध पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकता है। तो ये थी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की पूरी कहानी। 37 घंटे, 7 स्टेल्थ बम वर्षक और एक ऐसा हमला जिसने दुनिया को ये बता दिया कि अमेरिका की सैन्य ताकत क्या है और वो अभी भी कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ईरान चुप बैठेगा या कोई बड़ा पलटवार करेगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में इस मामले से जुड़ी अपनी राय ज़रूर बताइए और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। Military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. عقربه های ساعت به سود شما نخواهد چرخید. رزمندگان اسلام در پاسخ به این جنایت I have repeatedly condemned any military escalation in the Middle East. The people of the region cannot endure another cycle of destruction. And yet, we now risk descending into a rat hole of retaliation after retaliation.